हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप सबकी प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। एसएससी जीडी की सीरीज में आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हम मैथ्स के बारे में सिलेक्टेड 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और वो क्वेश्चंस भी हैं इसमें जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये जो पेपर सेट किया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। तो आप सब लोग पूरी क्लास को जरूर देखा करिए और इसको नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कलेक्शन हो जाएं। फिर आप उन सभी क्वेश्चंस को जब रिवाइज करने जाओ तो आपको बहुत ही जल्दी में इन सभी क्वेश्चंस के तरीके से रिवीजन हो जाए ताकि आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हों। तो उम्मीद करूंगा कि आप इन वीडियोज़ के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी बनाओगे, अपने मैथ्स को बहुत अच्छा बनाओगे और एक मैथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस लेकर जाओगे एग्जाम में, ताकि आप क्वेश्चंस को जब देखो एग्जाम में तो आपको एकदम हलवा नजर आए, ताकि आप सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सको जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक वो बेहतरीन क्वेश्चन पहुँचाए जाएँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप तक वो मेथड, वो ट्रिक बताई जाए कि जो आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 100% एक्यूरेसी के साथ साथ और कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाएं। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर करें और जिन जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहले पहुंचेगी और आप उस चीज़ों के माध्यम से वीडियो को आप जल्दी से देख पाओगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास जिसमें मैथ्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि 7200 रुपये PQR के बीच क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में विभाजित होता है, तो R का हिस्सा आपको बताना है। तो अगर PQR के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या है वो। PQ और R के बीच का जो रेशियो दिया हुआ है वो दे रखा है 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2। तो इस रेशियो को हम एक प्रॉपर रेशियो में लेके आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे डिनोमिनेटर का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 2 4 8 हो जाएगा, इस 2 3। तो यहाँ पर PQR का जो रेशियो है वो है 1:8:3 का। तो इसका मतलब टोटल जो पैसा बटा था वो 1 8 और 3 के अनुपात में बटा था। तो टोटल पैसा कितना रहा होगा भाई? 8 3 11 और 1 12 यूनिट। अगर 12 यूनिट पैसा टोटल रहा होगा जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 7200 रुपये, तो आप देख सकते हो कि 12 यूनिट की वैल्यू अगर 7200 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 600 रुपये हो जाएगी। अगर आप देख रहे हो कि एक यूनिट का मान 600 रुपये है तो प्रत्येक जगह आप देखोगे हर जगह यूनिट के फॉर्म में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है कि आर का हिस्सा क्या होगा, तो आर का हिस्सा आप देख सकते हैं कितना था भाई? यहाँ पर 3 था। आर का हिस्सा कितना था? यहाँ पर 3 था। तो 3 को आप 600 गुना कर दोगे तो हमारे पास टोटल जो रुपये आ जाएगा 6 आर का वो हो जाएगा 1800 रुपये। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आर का जो हिस्सा है वो हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले को। हाँ, अब इसमें जो ऑप्शन हमारा है वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 41 इंटू 36 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 96 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 24। तो आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास। क्या पढ़ा होगा? बोर्ड मास पढ़ा है या का भागुधारी पढ़ा होगा। बहुत लोगों ने हिंदी मीडियम से जो बच्चे होंगे वो का भागुधारी पढ़ा होगा। ब्रैकेट के बाद का भागुधारी आता है। तो आप देख सकते हो अगर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँ तो 41 इंटू 36 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर 96 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 24 ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें क्या कंप्लीट करना है? यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके अंदर फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ों को देखना है। तो पहले बात 36 ऑफ 4 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सबसे पहले है हमारे पास। तो यहाँ पर 96 ऑफ है, ऑफ का मतलब गुड़ा, तो 96 गुड़े 2 कितना हो जाएगा भाई? 192 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 24। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेट क्लोज और ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। 41 गुणे में, अब इसको थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, 24 डिवाइड करेगा ब्रैकेट के अंदर कितनी बार जाएगा? ये 8 बार जाएगा। ठीक,
तो आप देख सकते हो 36 चौके कितना हो जाएगा 144, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। और फिर डिवाइड करेगा कौन, अब आया हुआ 8 करेगा यहाँ पर डिवाइड। तो हम ये कह सकते हैं, ये पूरा था यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि 41 गुणे में, अब ये 8 डिवाइड करेगा 144 को कितनी बार भाई, 18 बार। अब 18 41 में गुणा कर देंगे, 18 का नाम 18 और एक 18 जो 72 और एक 73, तो 738 738 क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आप देख सकते हो बोर्ड मास का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कहता है यदि आयत की लंबाई 14.28% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत तक कम किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप लंबाई से दूसरी लंबाई ला रहे हो बढ़ा के, तो आयतन अगर बराबर चाह रहे हो उसका, सॉरी एरिया अगर उसका बराबर चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसके चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों जगह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर दूसरा रेक्टेंगल है, तो इसका लेंथ कह रहा है कि दूसरे वाले लेंथ का दूसरा वाला जो लेंथ है वो पहले लेंथ का 14.28% बढ़ा दिया गया है। क्या होता है 14.28%? 14.28% जो होता है वो होता है 1/7। 1/7 मतलब अगर इस पहले वाले रेक्टेंगल की लंबाई अगर 7 थी तो दूसरे वाले रेक्टेंगल की लंबाई 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। जाहिर सी बात है। अब आपको बात एक ध्यान रखनी होगी कि अगर 7 की लंबाई 8 बढ़ रही है तो उसकी चौड़ाई में कितनी कमी की जाए कि आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई पहले वाले का बराबर हो जाए लंबाई गुणे चौड़ाई दूसरे वाले आयत का। तो मैं ये मान लेता हूं कि अगर पहले वाले आयत का लंबाई 7 यूनिट था तो चौड़ाई मान लेता हूं कि 8 यूनिट अगर रही हो, अगर ये चौड़ाई 8 यूनिट रही हो, तो जाहिर सी बात है कि जितना हम लंबाई को बढ़ा के देख रहे हैं वो कितना देख रहे हैं, 7 गुणे यहाँ पहले वाले में चौड़ाई कितनी थी 8, दूसरे वाले में लंबाई हो गई 8, तो चौड़ाई कितनी होगी भाई, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है कि चौड़ाई दूसरी है, ये पहले में चौड़ाई कितनी थी 8 थी, तो 8 से घट कितना रहा है 1, तभी तो 7 बन पा रहा है। तो जब 8 से 1 घट के 7 बन रहा है तो घटा कितना 1, किस पे 8 पे, लंबाई चौड़ाई घटी कितनी 1, किस पे 8 पे, तो परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर दो। तो आप देख सकते हो 8 से ये 12.5 मतलब 12.5% वहां पर उसको चौड़ाई को कम करना पड़ेगा दूसरे आयत के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही आराम से समझिएगा। क्वेश्चन को इतना शॉर्ट नहीं करना चाह रहा हूं कि बच्चों को थोड़ा कम समझ में आए, क्योंकि बच्चों को वो चीजें जरूर समझ में आनी चाहिए कि जो मेथड यहाँ बताया जा रहा है, जो ट्रिक बताई जा रही है वो कहाँ से रही है, वो कैसे पनप रही है। हम धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो अपने मेथड को और रिड्यूस करते जाएंगे। डायरेक्ट रिड्यूस करने का मतलब हो गया कि बच्चे फंसेंगे। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत ही बेसिक में प्रॉब्लम हो रही होगी। रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 180 रुपए खर्च कर देता है। यदि वह उसे 24 रुपए में बेचता तो हानि प्रतिशत आपको बतानी है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई, पहले तो 2320 का खरीदा और प्लस 180 रुपए और लगा दिया, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी होगी, 2500 रुपए की हो गई। जाहिर सी बात है। उसके बाद उसने बेचा कितने पे, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है यहाँ पर 2400 रुपए का। 2500 का सामान अगर 2400 में कोई बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। और लॉस हो रहा है कितने का भाई, लॉस परसेंटेज अगर निकालना तो पहली बात देखो लॉस कितने का हो रहा है, 100 का हो रहा है। किस पे हो रहा है, 25 का। लागत पे ही तो लागत मूल्य पे तो लॉस और प्रॉफिट होता है। तो परसेंटेज निकालना इंटू 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर सकते हैं और 25 से 4 बार चला जाएगा, तो जो लॉस परसेंटेज आ जाएगा वो आ जाएगा 4%। इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि लगी है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, एनुअली यहाँ पर कंपाउंडेड है। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। मतलब अगर 1 रुपए की राशि को 10 वर्षों के लिए कंपाउंडेड होती है एनुअली के लिए में, तो वो बढ़कर कितनी हो जाती है, दो गुनी, मतलब 2 हो जाती है 10 वर्षों में।
फिर कहता हुआ समय ज्ञात कीजिए कि जिसमें राशि 4 गुनी हो जाए। तो मैंने आप सबको ये बताया है कि अगर आप देखोगे टाइम पीरियड अगर 2 गुना 4 गुना ऐसे होता जा रहा है तो उसकी अमाउंट का क्या होता चला जाएगा, स्क्वायर पावर 4 ये सब होता चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 की बजाय राशि कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। मतलब अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर 2 की बजाय 4 हो रहा है, 2 की बजाय 4, और यहाँ पर 1 जो हमारा प्रिंसिपल था वो ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे से अगर नेक्स्ट वाले में देखा जाए तो स्क्वायर का रेशियो का फॉर्म दे रखा है। तो इसका मतलब टाइम कैसा हो जाएगा भाई, टाइम हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। बहुत पढ़ाया गया होगा आप सबको चक्रवृद्धि ब्याज में। तो यहाँ पर 20 वर्षों में धनराशि जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 का 4 गुना हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें यह राशि स्वयं का 4 गुना हो जाती है। तो 20 वर्षों में राशि स्वयं का 4 गुना हो जाएगी। जैसे 1 का 2 हुई, फिर 2 का कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी 10 वर्षों में। क्योंकि 1 की दुगनी हो रही तो 2 की दुगनी कितनी हो जाएगी, 4 होगी, 4 हो जाएगी। तो ये भी 10 वर्ष था, ये भी 10 वर्ष था। तो टोटल कितना हो गया भाई, 20 वर्ष हो गया। चाहे इस बात से समझो चाहे उस बात से समझो। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बाइंडर 22 दिनों में 720 पुस्तकों को बांध सकता है। तो बाइंडर मतलब है कि कोई इंसान है जो बाइंडर है, M1 की बात कर रहा है। तो M1 D1 अपॉन W1 बराबर है M2 D2 अपॉन W2 के। तो यहाँ पर M1 का मतलब बाइंडर 72 है। कितना दिन ले रहा है, 22। काम कितना है भाई, 720 पुस्तक का काम है वहां पर। फिर कहता है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों को बांधने के लिए कितने बाइंडरों की आवश्यकता पड़ेगी। M2 की बात कर रहा है जब वो है 12 दिनों में 660 के पुस्तकों को बांधने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां से आप 0 से 0 हटा दो, और यहां से आप 72 से 72 हटा दो, और 6 दूनी 12, 6 से 11 बार जाएगा, और 2 से ये 11 बार कट जाएगा। तो M2 मतलब दूसरे जो ग्रुप थे उसमें बाइंडर की संख्या क्या हो जाएगी, 11 गुणे में 11 क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 121 बाइंडर वहां पर होंगे। 121 बाइंडर होंगे जो 660 पुस्तकों को 12 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार वितरित की जाती हैं कि प्रत्येक छात्र को प्रत्येक की समान संख्या मिले। तो आप बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है। क्वेश्चन पूछना यह चाह रहा है कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, क्योंकि बच्चों में समान रूप से कैंडी और समान रूप से चॉकलेट अगर बांटना है तो जाहिर सी बात होगी वहां पर बच्चों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो उसका HCF फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि HCF ही क्या होता है, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसा होता है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकता है। तो यहाँ पर 1003 और 2703 का हमें क्या लेना पड़ेगा, महत्तम समापवर्तक। और महत्तम समापवर्तक का सबसे बेहतरीन तरीका हमने बताया डिफरेंस मेथड। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आ गया 0, यहाँ से आ जाएगा 0, और 27 से क्या हो जाएगा 17। तो आप देख सकते हो 17 और 1700 आ रहा है। अब 1700 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 17 गुणे 100 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना तो 29 का कोई फैक्टर है, ना तो 19 का, और ना ही 33 का हो। तो है ऑप्शन कौन सा हमारे पास, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो 17 से अगर 1003 को डिवाइड करेंगे तो 17 छक्के 17 पचे 85 और 15 153 हो जाएगा। 17 9 153 बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो 59 बार जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 17 का 17 और 10 100 बच जाएगा। 17 पचे 85 17 9 153 159 बार जाएगा। तो आप देख सकते हो कि दोनों संख्याएं 17 से कट रही हैं। तो इसका मतलब है 17 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 17 उन अधिकतम बच्चों की संख्या हो जाएगी जिनमें चॉकलेट 1003 और कैंडी 2703 को बराबर बराबर वितरित किया जा सके। ठीक है, समान मात्रा में पाएंगे। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप सबको अब यहाँ पर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए कि क्या होता है। जिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाके फॉर्मूला याद करें, क्योंकि ये फॉर्मूला ऐसे हैं कि जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, आप उसको बना के जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब
कर्व सरफेस एरिया ऑफ बेलन। अगर कोई बेलन यहां पर बना हुआ है ऐसे कुछ इस शेप में है हमारे पास, तो आप देख सकते हो ये क्या है भाई, उसकी हाइट है, ये क्या है उसकी हाइट है, और यहां पर ये क्या है रेडियस। तो अगर सर्कुलर शेप में हमारे पास कोई आधार है तो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के लिए उसको वक्र पृष्ठ चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। तो इसी क्षेत्रफल की बात कर रहा है वो कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब जिस जो कर्व क्षेत्र में है, जो कर्व मतलब जो वृत्ताकार शेप में जितनी हाइट तक गया है, वृत्ताकार शेप का आप देखोगे तो सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr, और कितनी हाइट तक जा रहा है इंटू एच। तो हमारा वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा वेलन का 2πr इंटू एच। ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। सर्कुलर शेप का परिधि देख लो आप 2πr, उसको एच हाइट तक ऊपर ले जाओ तो आपके पास वक्र पृष्ठ का मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, बेलन का। 2 गुणे 22/7, रेडियस यहाँ पे दे रखा है 70 और इंटू हाइट दे रखा है आपके पास 14। तो 7 से ये 2 बार चला जाएगा और 2 दूनी 4 और 4 7 28, तो 280 हो जाएगा गुणे में 22, 0 आ गया। 22 8 176 का 6/17, 22 दूना 44 और 17 हो जाता है 61, तो 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर इस बेलन का क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 6160 इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीधा फॉर्मूला पुट करिए और आंसर पाइए। एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा 1/2। तो वस्तु की कीमत अगर 2 रहेगी तो 1 बढ़ाकर उसने कर दिया, कितना कर दिया 3 का कर दिया। ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये मार्क प्राइस हो गई। और 20% की छूट प्रदान करता है। 20% की छूट किस पे प्रदान करेगा भाई, मार्क प्राइस पे करेगा। तो 20% का मतलब क्या होता है भाई 1/5, मतलब 5 की वस्तु को अब कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस सभी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल बनाना पड़ेगा, सेम रेशियो बनाना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ के मार्क प्राइस के देखो तो 3 यूनिट है, यहाँ का मार्क प्राइस 5 यूनिट है, तो एलसीएम ले लेंगे दोनों का तो 15 आ जाएगा। तो इस रेशियो को 5 से और इस रेशियो को अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो आप देख सकते हो CP/SP/2 MP का जो रेशियो नया वाला आ जाएगा 5 दूनी 10 अनुपात 4 3 12 अनुपात 5 3 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो जाहिर सी बात है लाभ देखना है तो कॉस्ट प्राइस पे देखना पड़ेगा। इसके रिलेटेड में CP/SP के रिलेटेड में कितना बढ़ा भाई लाभ, प्रतिशत की बात करेंगे तो 12 से 10 घटा देंगे तो 2 रुपए का लाभ हुआ, किस पे 10 का गुणे में 100 कर दो तो 10 से ये 10 बार जाएगा, तो 20% का लाभ यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 384 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति याद करना है आपको। आप ध्यान दीजिए कि अगर 384 मीटर की कोई ट्रेन एक खंबे को पार करती तो इसका मतलब वो अपनी खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने खुद की डिस्टेंस को अगर 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर 12 सेकंड में क्रॉस करने का मतलब हो गया 12 3 36 और 2 12 दूना 24, मतलब 32 मीटर पर सेकंड उसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। अब दूसरी बात को ध्यान रखिए, विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप देखोगे अगर दोनों की लंबाई मिला दिया जाए, विपरीत दिशा में मतलब रिलेटिव स्पीड की बात करने लगेगा वो, उनकी डिस्टेंस को ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी 384 गुणे में 2, क्या हो जाएगी 2 गुणे 384। अब डिस्टेंस दुगनी हो गई है लेकिन अभी भी दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम 12 सेकंड में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही हैं। बहुत ही आसानी से समझना है क्वेश्चन को। ये जो मेथड बता रहा हूं बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही बढ़िया मेथड है आपके लिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप टाइम देखोगे, टाइम T1 बराबर T2 है कि नहीं है, तो T1 अगर बराबर T2 है तो जिस रेशियो में डिस्टेंस आप देख रहे हैं उसी रेशियो में आपका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कि टाइम अगर इक्वल होता है तो S1/S2 बराबर हो जाता है D1/D2 के। तो यहाँ पर पहले वाले की डिस्टेंस आप देखोगे 384 थी, दूसरे वाले की दोगुनी हो गई। तो यहाँ पर अगर स्पीड 32 थी तो ये भी कितनी हो जाएगी, × 2 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा भाई 64 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 64 मीटर पर सेकेंड क्या है, S1 + S2 है, मतलब रिलेटिव स्पीड है दो, इसीलिए तो ऐड हो रही है। तो S1 कितना था 32 + S2 बराबर क्या है 64।
तो S2 कितना हो जाएगा 64 माइनस 32 मतलब 32 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में जो दूसरी ट्रेन होगी उसकी भी स्पीड कितनी हो जाएगी 32 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मेथड के साथ साथ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाया जा रहा है, आप तक समझाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3000 रुपए है। इतने ही पैसे में एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, उसे कितना भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर जो लिखा 3000 इसका कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर 3 नोटबुक और 6 पेन की कॉस्ट की बात की जाए तो वो बराबर है एक नोटबुक और 12 पेन की कॉस्ट के। तो हम मान लेते हैं कि n एक नोटबुक की कॉस्ट का वैल्यू है n रुपीज़, और p जो है वो एक पेन का जो कॉस्ट है वो p रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो यहाँ से रेशियो पता कर लेंगे कि 2n बराबर क्या हो जाएगा 6p, या n अपॉन p हो जाएगा 3/1। मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट अगर 3 यूनिट है तो एक पेन की कॉस्ट हो जाएगी 1 रुपये 1 यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 3000 रुपये था टोटल, तो कितना है भाई 3 गुणे 3 प्लस 6 गुणे 1, 6 और 4 सॉरी 9 3 3 9 6 15, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3000 रुपये। तो आपसे पूछा है कि एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, मतलब 15 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो ये एक पेन की कॉस्ट कितनी यूनिट थी भाई, 1 यूनिट थी। तो यहाँ पर 15 गुणे 1 अभी क्या हो गया 15 यूनिट। तो 15 यूनिट की ही वैल्यू तो क्वेश्चन में 3000 आ रही थी, और यहाँ पर भी 3000 रुपये ही हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में अगर 15 पेन खरीदने जाना है तो आपको 3000 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है आपसे। 32 से पहले आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। इसके अलावा तो कोई अभाज्य संख्या नहीं होती होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अभाज्य संख्याएं 32 तक आ रही हैं। इसका औसत आपसे पूछा है। तो औसत एक तरीका है कि सबको जोड़ दो, डिवाइड बाय 11 कर दो। एक तरीका हमने माना है कि अगर आप देख लेते हो कि यहाँ पर मान लेता हूँ कि 17 इसका क्या है, एवरेज है। तो ये कितना कम है भाई -15, ये कितना कम है -14, ये कितना कम है -12, ये कितना कम है -10, ये कितना कम है -6, ये कितना कम है -4, ये कितना ज़्यादा है 2, ये कितना ज़्यादा है 6, ये कितना ज़्यादा है +12, ये कितना ज़्यादा है भाई +14। तो आप देखो 14 से 14 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हो 2 काट के मैं -4 को -2 लिख सकता हूँ। तो 10 15 25 और 2 27, -27 अभी भी हमें कम करना पड़ेगा 17 जो हमने एवरेज मान रखा है उससे। लेकिन 27 कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 11 लोगों में। तो 11 दूना 22, 22 और 5 11 चौके 44, 11 चौके 44 और 6 50, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा ना। 11 दूना 22 और 5 27, 11 चौके 44, ठीक है हाँ, 11 चौके 44 और 6 50, 11 55, ठीक है हाँ ठीक है। तो इसका मतलब है -2.45, इससे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो 17 से जब आप -2.45 कर रहे हो, तो इसका मतलब 17.00 से आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 से 5 जाएगा 5, और 9 से 4 जाएगा 5 दशमलव, और यहाँ से आप देख सकते हो 6 से 2 जाएगा 4 और 1 14। तो 14.55 का अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डी ऑप्शन है 14.54, ये उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐड करके डिवाइड करो 11 से तो भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14.54, आप करके भी देख सकते हैं। 5 वर्षों के लिए एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 2/5 प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सम फ्रॉम 5 years is 2/5 of the sum, what annual rate of interest?
मतलब अगर 5 रुपए है तो 5 वर्षों में SI कितना मिलेगा भाई, 2 रुपए मिलेगा। ये क्या था, प्रिंसिपल था। तो 5 रुपए का एक वर्ष में कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2/5। एक वर्ष में 2/5, 5 वर्ष में 2 था। तो इसका मतलब है एक वर्ष में 2/5 मिल रहा है किस पे भाई, 5 पे। तो यहाँ पे SI परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर हम निकालेंगे। आर परसेंटेज निकाला जाता है एक वर्ष पे, तो निकाला जाता है। तो कितना है भाई, 2/5 किस पे, 5 पे, तो गुणे में 100। आप देख सकते हो 5/1 मतलब यहाँ हो जाएगा 2/25 गुणे में 100। 25 से 4 बार तो बराबर हो जाएगा 8%। वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर m अनुपात n का मान दे रखा है 9:6, तो क्वेश्चन में पूछा है कि m प्लस n अनुपात m माइनस n का मूल्य वैल्यू बताओ, मान बताओ। तो मैं कहता हूं कि m अगर 9 यूनिट है और n अगर 6 यूनिट है, तो यहां से आप कह सकते हो कि यह m प्लस n कितना हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा। डिवाइडेड बाई m अगर 9 और n अगर 6 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। क्योंकि यूनिट यहाँ पर यूनिट कैंसिल हो जाएगा, रेशियो है, सेम वैल्यूज हम लेके रख रहे हैं। यहाँ से 3 कम 3, 3 बचे 15, तो 5:1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। और ये क्वेश्चन शायद आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जो कि आपके SSC GD के एग्जाम में आया हुआ है। इसको आंख बंद करके अगर आप क्वेश्चन करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 93% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, ये पास छात्र हैं 93%, और 9,275 छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब फेल्ड छात्र यहाँ पर कितने हैं भाई, 9,275। तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या बताइए। अगर अटेंडेंस मान लेते हैं 100% थी वहां पर, टोटल अगर 100% थी, तो फेल कितना होगा यहाँ पर, 7% होगा। और 7 की वैल्यू आप देखोगे तो कितना दे रखा है, 1391, और 1 7 दूनी 14 और 3 7 5 35, 1325 गुना है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुल संख्या बताइए, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, गुणे में 1325। तो आप देख सकते हो 1325 के बाद 2 जीरो लग जाएगा। 1,32,500 वहां की कुल संख्या रही होगी, जिनमें से 9275 फेल हो गए, बाकी बचे 93% पास हो गए। तो इस क्वेश्चन का 1,32,500 ए ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान बनाया गया है। क्वेश्चन अगर आप करोगे तो बहुत कैलकुलेटिव नजर आएगा आपको, लेकिन जो मेथड आपको बताया जा रहा है रेशियो फॉर्म में, कंपैरिजन फॉर्म में, यहां पर हम देख रहे हैं प्रत्येक मान के फॉर्म में कि जो को कि कितना वैल्यू कितनी यूनिट जहाँ पे जा रही है, तो उसी को हम पूरे क्वेश्चन को उसी यूनिट पे रख दे रहे हैं। तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी निकल के आ जा रहा है। आर एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। आर एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को अगर कोई 90 दिन में करता है, तो आर द्वारा कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य 45 दिन में किया जा सकता है। अगर मैं दिन को आधा कर दूं, दिन को आधा कर दूं, तो अगर आप दिन आधा कर दे रहे हो तो इसका मतलब कार्य भी आधा होगा कि नहीं होगा, अगर इफिशियंसी इक्वल है तो। अगर एफिशिएंसी कांस्टेंट है, सेम सेम आर है दोनों जगह पर, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर आप हाफ कर रहे हो और यहाँ पर आर मतलब एफिशिएंसी इक्वल है, तो इसका मतलब कार्य भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना प्रतिशत कार्य हो जाएगा यहाँ पर, एक पहले था अब हाफ हो गया है, तो जो हाफ कितना प्रतिशत होता है भाई, इंटू 100 कर दो तो हो जाएगा 50% कार्य है। अब वो 45 दिन में 50% काम को कंप्लीट कर चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का जो ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हर जगह ये चीज इक्वल नहीं होगी, अगर इफिशियंसी बदल गई तो। इफिशियंसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। वहां पर आर था, इफिशियंसी सेम थी, इसलिए सारी चीजें सेम रेशियो में हो रही थी। एक छात्र एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है और 60% स्कोर करने वाले दूसरे छात्र की तुलना में 30 अंक अधिक पाता है। तो अगर 75% एक छात्र पाता है और 60% दूसरा छात्र पाता है, और दोनों के बीच में यहां पर आप देख सकते हो 30 अंक का अंतर है। लेकिन हाँ, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आप देखोगे 15 अंक का क्या है अंतर, 15% का अंतर है। तो आप 15% को देखोगे तो क्वेश्चन में दे रखा है 30 अंक, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहां से 2 अंक हो जाएगा।
1% बराबर 2 अंक। 75% अंक और 60% अंक का डिफरेंस अगर देखोगे तो 30 अंक है या 15% है। तो आप देख सकते हो ये टोटल परसेंटेज मैक्सिमम मार्क कितना होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। तो क्वेश्चन में 100% का मान क्या हो जाएगा, यहां से यहां पर अगर 1% का मान 2 अंक है तो 100% क्या हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा 1 का 2, तो यहाँ पर इनटू में 2 कर दो तो हो जाएगा 200 अंक हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क, अधिकतम अंक इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन नहीं सॉरी बी सॉरी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। तो मतलब अगर सीपी और एमपी का रेशियो देखा जाए तो अगर 5 सीपी था उससे 3 अधिक है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा एमपी। यदि 20% की छूट दी जाती है, 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5। तो बस तो अगर 5 की रही थी तो 5 का मार्क प्राइस रहा होगा तो उस पर 1 रुपए की छूट देकर कितने का कर दिया जाएगा, 4 का। तो आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस 4 की हो गई। अब यहाँ पर आपको मार्क प्राइस क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि वस्तु एक ही है। तो 8 और 5 कैल्शियम लेने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीपी का जो रेशियो आ जाएगा हो जाएगा 25 एसपी के साथ, 8 चौके 32 अनुपात 8 पंचे 40। तो पूछा है लाभ प्रतिशत बताओ कितना होगा। तो अब 25 से 32 का मतलब होता है, आप देख सकते हो 7 बढ़ रहा है इस पे 25 पे। तो कितना बढ़ रहा है भाई, 25 दूना 50, 20 बढ़ा 80 बार गुणे में 100 कर देंगे तभी तो लाभ परसेंटेज आएगा। या आप यहां से कह सकते हो 25 चौके 100, 7 चौके 28% आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 28% इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु 26 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष और 22 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पिछला जो मेथड मैंने लगाया था वो बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो मानते हैं कि अगर 24 वर्ष वहाँ का एवरेज रहा हो, एक आयु आप कोई भी मान सकते हो, उससे ज़्यादा कितना 2, उससे ज़्यादा कितना 1, ये कम कितना है 3, ये ज़्यादा कितना है 5, ये ज़्यादा नहीं बराबर है 0, ये ज़्यादा कितना है 4, ये कम कितना है 2। तो आप -2 से +2 हटा दो और 3 से आप यहाँ देख सकते हो, 3 से आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। तो टोटल 5, 1 6 और 1 7 बढ़ाना है 7 लोगों में। 7 का टोटल 7 लोगों में अगर बराबर बराबर बांटना है तो जाहिर सी बात है जो नया एवरेज हम देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 24 + 7/7 बराबर 24 + 1 बराबर 25। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7 को बैलेंस करने के लिए एक सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा तभी तो 24 के साथ 1 मिलकर 25 बनेगा, 25 का एवरेज हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति पैदल पहाड़ी की चोटी तक की यात्रा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहाड़ी पर चढ़ता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है तो यात्रा की औसत गति बताइए। तो एवरेज स्पीड अगर ज्ञात करना हो तो किसी भी पहाड़ी पर जा रहा हो या वहां से आ रहा हो, किसी भी डिस्टेंस पे जा रहा हो या वहां से आ रहा हो, तो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड के रिस्पेक्ट में 2 × S1 S1 + S2, क्योंकि जा रहा है और फिर आ रहा है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 2 × S1 यहाँ पर कितना है भाई, S1 देखोगे तो 6 है और S2 देखोगे तो 10 है। तो 2 × 6 × 10 बटे में 6 + 10 बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 दामा 120 बटे में 16, 16 से 7 बार जाएगा 112 और फिर बचेगा 8, 10 में लगाएंगे 80, 16 पंचे 80, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन में जो हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7.5। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 प्रीवियस ईयर और अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, कलेक्शन ऑफ 20 बेस्ट क्वेश्चंस जिनको आप तक बेहतरीन मेथड और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे और भेजोगे लोगों के पास, ताकि इन वीडियोस का उनको भी फायदा मिले, इन क्वेश्चंस को उनका भी फायदा मिले और अपनी सिलेक्शन को और अच्छा बना सकें। मिलते हैं ऐसे ही अपनी सीरीज में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।